हेलो दोस्तों, पहले वीडियो का पहले लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। जैसे किसी भी चीज़ का स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहले वीडियो का पहले लेक्चर में या पहले टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं खुद का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये भी ज़रूरी है, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। मेरा नाम सौरभ मौर्य। मैं अपने यूट्यूब चैनल नेचर्स फिजिक्स के माध्यम से आपको फिजिक्स को फील करना सिखाऊंगा और मतलब फिजिक्स के हर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। एंड जैसे कुछ और जैसे एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं उसको भी हम करके आपको बताने का ट्राई करेंगे। तो हमारा टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। जैसे सभी को पता है कि फिजिक्स एक मेजर डिसिप्लिन है साइंस का। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को मतलब फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है, बट ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास की चीज़ों में घटित होने वाली चीज़ें इसी फिजिक्स के लॉ पे काम करती हैं। और लॉ को समझने के लिए हमको फिजिक्स को समझना पड़ेगा। जो भी नेचर्स में लॉ मतलब चीज़ें होती हैं, नेचर में जो चीज़ें घटित होती हैं, फिजिक्स क्या करता है उसी की ऑब्जर्वेशन को अपने अंदर समाहित किया बैठा है। और बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, थ्योरी दिए जाते हैं फिजिक्स में। आपको जैसे ही पता है कि फिजिक्स क्या है, एक साइंस है। फिजिक्स क्या एक साइंस मतलब साइंस का एक डिसिप्लिन है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स जो एक साइंस है। तो पहले देखते हैं कि साइंस होता क्या है, साइंस क्या है। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन अपने साइंस से की ओर से चलते हैं। साइंस साइंस ये जो वर्ड है, ये है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड वो साइंसिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो। या हम बोल सकते हैं नॉलेज। मतलब साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। और थोड़ा और भी देख देते हैं संस्कृत में इसका मीनिंग या इसका वर्ड क्या है। संस्कृत में इसको बोलते हैं विजनन, और इसका मतलब होता है विज्ञान, जो हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। एंड अरेबिक वर्ड आइलम। तो साइंस जो होता है एक नॉलेज है। अब किस टाइप का नॉलेज है, तो इसको जानने के लिए हम इनका डेफिनेशन देखते हैं, मतलब साइंस कैसे डिफाइन की जाती है। तो बहुत सारी बुकों में बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, उसमें से एक दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी द ह्यूमन गेन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन बाय द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। मीन्स साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बोल सकते नॉलेज है जो कैसे आया है, जो हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी? बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज विच ह्यूमन बीइंग गेन थ्रू द experiment and observation from beginning of the human civilization to now। और भी है इसके सारे और भी डेफिनेशन है। जैसे एक और डेफिनेशन है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द थिंग्स विच गोइंग अराउंड अस इन आवर नेचर। तो उसमें से एक डेफिनेशन हो गया। तो साइंस का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब कोई भी चीज़ जो सिस्टमैटिक पढ़ी जाती हो और उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, वो साइंस में आ जाएगा। तो एक और बहुत अच्छा डेफिनेशन जो हमारे सर बताया करते थे, जो हिंदी में है। साइंस क्या है, मतलब विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है बोलने में, एकदम लय से चलता है। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या अच्छा डेफिनेशन है। तो साइंस के बारे में हम जान गए। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हम इसको देख सकते हैं।
तो आपको थोड़ा सा और हम बता देते हैं, जो साइंस सब्जेक्ट है, ये साइंस हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, ये पहले से ही अपने अस्तित्व में नहीं था। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो शुरुआती स्टेज में जब सब्जेक्ट्स जो इनिशियली डेवलप ज़्यादा नहीं थे, तो उसके पहले साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसा ब्रांच वो डिवाइड नहीं था। पहले एक ही सब्जेक्ट था, इसको बोलते थे नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी नेचुरल फिलॉसफी ये सब्जेक्ट कब से कब था, मतलब जब से है तब से 18th सेंचुरी के आसपास, 18th to 19th सेंचुरी तक यही बोला जाता था। क्या? नेचुरल फिलॉसफी। पहले फिजिक्स विजिक्स ये सब नहीं थे, मतलब और नाम नहीं था लेकिन थे, उसी के पार्ट है। नेचुरल फिलॉसफी के पार्ट मिलके बने क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जैसे नेचुरल फिलॉसफी आपको नाम से मालूम पड़ेगा कि नेचर की फिलॉसफी, मतलब नेचर की फिलॉसफी क्या है? नेचर का दर्शन, मतलब नेचर किस तरीके से काम करती है, उसके स्टडी को ही नेचर फिलॉसफी बोलते हैं। और भी कुछ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप सुने होंगे कि नाम अरस्तु और लियोनार्डो दा विंसी, ऐसे बहुत सारे मतलब व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत सारी उपाधि है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, अरस्तु हमारे, उन्होंने फिजिक्स में भी बहुत योगदान दिए हैं, केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे अपने योगदान दिए, दार्शनिक है, एंड बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। तो अरस्तु और जैसे लियोनार्डो दा विंसी खगोल शास्त्री, नाविक, अच्छे चित्रकार, सब मतलब बहुत सारी उपाधियाँ दो ही, मतलब एक दो ही व्यक्ति के पास इतनी सारी उपाधियाँ कैसे हो सकती हैं? तो शुरुआती स्टेज में जब बात करते हैं, तो शुरुआती स्टेज में एक ही सब्जेक्ट था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सब डिवाइड नहीं थे, सब एक ही सब्जेक्ट नेचुरल फिलॉसफी। तो जब शुरुआती स्टेज में जब कोई भी चीज़ खोजा गया है तो एक ही सब्जेक्ट था, तो उस सब्जेक्ट में जो चीज़ खोजा गया है, आज क्या हो गया है, आज जब इसका फर्दर डिवीज़न हो गया, बहुत डिवीज़न हो गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, तो जो उन्होंने खोजा था तो सब कुछ ना कुछ अलग अलग पार्ट में आ गए हैं, तो उनके अलग अलग पार्ट में आ गए, तो उसी पार्ट के हिसाब से उनको एक अलग अलग उपाधि दी गई है। अगर जैसे उन्होंने कुछ खोजा है, अगर वो बायोलॉजी में आ गया तो उन्होंने बायोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं, फिजिसिस्ट कहलाते हैं, मैथमेटिशियन भी कहलाते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में एक ही सब्जेक्ट था, आज भाई डिवाइड हो गया है, तो फिर इस हिसाब से उनको उपाधियाँ दी गई हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ से, तब ये चीज़ें कैसे हुए। जैसे आप समझिए, जब हम बात करते हैं, हम शुरुआती स्टेज में जब पढ़ना स्टार्ट करने जाते हैं, तब सीनियर जूनियर के जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या होता है कि उस टाइम शुरुआती स्टेज में ज़्यादा नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट का इनिशियल स्टेज होता है कि मतलब हम नॉलेज गेन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जानते हैं लगभग कि एक ही सर आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, कहीं कहीं स्कूल में पढ़ाए भी जाते हैं। एक सर मतलब वो मैथ्स के भी सर होंगे, बाकी सब मतलब इंग्लिश हिंदी सब चीज़ के एक ही सर होंगे, सोचिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 8th 9th 10th ऐसे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होता है, सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, और सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स के लिए अलग स्पेशल सर होंगे, मैथ्स के लिए स्पेशल सर, हिस्ट्री के लिए स्पेशल सर, हिंदी के लिए स्पेशल सर। तो शुरुआती स्टेज में देखिए आप, एक ही सर मैथ्स के भी सर थे, फिजिक्स के भी सर थे, मतलब सब साइंस के भी सर थे, और हिस्ट्री पॉलिटी मतलब सबके चीज़ के सर थे। लेकिन जैसे आगे डिवाइड होता जाएगा तो क्या होंगे, हर सर को एक स्पेशल उपाधि दी जाएगी। अगर और भी आगे जाएंगे, BSc MSc मतलब आगे जैसा BA में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो देखेंगे कि जो सर होते हैं एक टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट के तो होते ही है, और सब्जेक्ट के अंदर जो और भी सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, उस टॉपिक की एक स्पेशलाइजेशन होती है उनके अंदर, तो स्पेशली उस टॉपिक के मास्टर कराते हैं। तो देखिए इसी हिसाब से क्या था कि उन्होंने पहले शुरुआती स्टेज में खोजा, तो आज ब्रॉड डिवीजन हो गया, इससे उनको बहुत सारी उपाधि दी जाती है। पहले मेरे मन में सोचता था, मैं भी सोचता था कि भाई एक व्यक्ति के पास इतनी सारी उपाधि आ कैसे सकती है। तो जब मैंने इसको सर्च किया, समझ में आया, तो कि यही रीज़न था पूरा। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं नेचुरल फिलॉसफी से, हम थोड़ा साइंस को समझते हैं। साइंस जो डिसिप्लिन है, तो नेचुरल फिलॉसफी कब तक थी? कब तक? 18th to 19th सेंचुरी। अब यहाँ तक आते आते धीरे धीरे मतलब सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट जो अपने अब फ्रेम में आने लगे, मतलब अपने स्ट्रक्चर में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने बहुत मतलब रिसर्च किया है, तो फिर नॉलेज क्या हो गया, बहुत सारे नॉलेज, मतलब हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ नॉलेज आ गए थे। अब क्या पड़ी ज़रूरत कि हम उसको क्लासीफाई करें, क्यों? जैसे कोई भी चीज़ जब बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हमें उसको क्लासीफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ की सिमिलरिटी इस साइड से दिख रही है, तो इसमें डाल दो, जो ये अलग चीज़ है उसको अलग रख दो। हाँ, मतलब क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्या पड़ी? क्लासिफिकेशन की।
तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है मतलब जो सिंगल चीज़ होगी विदर आ जाएगी, एंड दिस सिंगल तो जब नेचुरल फिलॉसफी में शुरुआत की स्टेज से मतलब सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जितने भी नॉलेज गेन किए गए हैं, थोड़ा सा गर्मी, नॉलेज गेन गए हैं मतलब कि नॉलेज इतनी हो गई कि अभी उसको कॉम्प्लिकेट हो गया था सब कुछ पढ़ना, एक ही चीज़ में सब कुछ है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं इस टाइम। तो हम क्या पढ़ा कि चीज़ें जब कॉम्प्लिकेट होती है हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट इस टाइम जो चल रहा है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस कहलाता है इस। और मॉडर्न साइंस के अंदर नेचुरल फिलॉसफी ने जो रूप ले लिया है वो हो गया है नेचुरल ले लिया है नेचुरल साइंस। ये मॉडर्न साइंस का पार्ट है नेचुरल साइंस। तो ये अब जो चल रहा है साइंस 20th सेंचुरी के बाद से ऑनवर्ड मॉडर्न साइंस है। अब मॉडर्न साइंस को भी हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे डिवीज़न है। जैसे आप लोग सोचते होंगे जो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, तो साइंस में थोड़ी जाएंगे, लेकिन वो भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। तो साइंस का डिवीजन हम कर रहे हैं साइंस। तो साइंस जो है इसके 3 मेजर पार्ट है, 2 भी और पार्ट है उसको भी हम देखेंगे, मतलब 5 मेजर पार्ट हम इसको स्टडी करेंगे। तो साइंस के जो 5 मेजर पार्ट है उसमें से पहला है फॉर्मल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस, तीसरा सोशल साइंस, चौथा लाइफ साइंस, पांचवा कंप्यूटेशनल साइंस। थोड़ा सा हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। फॉर्मल साइंस जो होता है ये जो है ना ह्यूमन बींग्स ने अपने दिमाग का यूज़ करके रीजनिंग लॉजिक के माध्यम से साइंस को डेवलप किया है। फॉर्मल साइंस है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेचर में, ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लॉजिकल थिंकिंग द्वारा इसको बनाए हैं। जो ये लॉजिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग इसमें हम क्या किए हैं, सिंबल्स का यूज़ किए हैं, सिंबल्स प्लस एक्सियम्स। एग्जाम्स क्या होते हैं, ऐसे चीज़ें जो सेल्फ प्रूफ हो, मतलब कि जो हम पहली बार सेल्फ प्रूफ होता है हम लोग पहले डिफाइन करते चीज़ें ऐसी होती है, आपको ऐसे मानने चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो अपने आप में सेल्फ प्रूफ देती हैं उसको एग्जाम्स कहते हैं। थेरम्स जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं, जैसे 2 हो गया प्लस 2, जो 2 क्या एक सिंबल्स है, हम लोगों ने 2 का यूज़ किया सिंबल, एक काउंटिंग नंबर से सिंबल। ये क्या होता है, कोई चीज़ 2 चीज़ें, हाँ, तो ये सिंबल्स है। और एग्जाम क्या 2 + 2 अगर हम लोग कर लेंगे तो ये 4 आएगा। तो देखेंगे 2 + 2 ये सब क्या सिंबल्स है। अब हमको एक क्या दिए है, प्रॉपर्टी दिए है कि मतलब हाँ भाई जहाँ पे ये साइन दिख जाएगा ये साइन वहाँ पे क्या करना है, वो प्लस करना है। हाँ, तो 2 + 2 = 4। तो ये क्या किया हम लोग, इसको मान लिया कि 2 + 2 4 होता है, ये हम लोग एग्जाम्स है। तो उसको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ 2 + 2 4 क्यों होता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं एग्जाम, जो चीज़ें पहले अपने आप प्रूफ होती है। और जैसे फॉर्मल साइंस के लिए क्या आपको ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जो मैथमेटिक्सियन होते हैं उनको क्या होता है, एक पेन दे दो और एक पेपर, वो
पूरा मैथमेटिक्स अपने पेन और पेपर से पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतना पावर होता है मैथमेटिक्स में। और मैथ्स क्या है, बहुत अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये जिस बोला जाता है कि जो मैथ्स है ये नेचर का लैंग्वेज है, नेचर का लैंग्वेज। और फिजिक्स मतलब फिजिक्स क्या नेचर की स्टडी करता है, तो फिजिक्स का लैंग्वेज क्या नेचर मतलब मैथ्स कहलाता है। मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा है, फिजिक्स के बिना मैथ्स अधूरा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसपे नेचुरल साइंस। जैसे आपको मालूम पड़ेगा नेचुरल साइंस, तो हम जब बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी, यही आगे चल के बन गया है क्या, जब डिवाइड हो गया तो नेचुरल साइंस बन गया। आपको नाम से मालूम पड़ा है नेचुरल साइंस मतलब नेचर की साइंस। तो नेचुरल साइंस में इसका और डिवीजन हुआ है। नेचुरल साइंस में दो पार्ट आते हैं। एक तो ऐसी चीज़ें जो क्या है हमारे नेचर में जीवित है, जीवित मतलब जिनके पास लाइफ है, तो उनको स्टडी करने को हम बोलते हैं लाइफ साइंस। और ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित नहीं है, निर्जीव, वो क्या आती है फिजिकल साइंस, मतलब जो फिजिकली उपलब्ध होगा, फिजिकल साइंस। और साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे जो लाइफ साइंस मतलब ऐसी चीज़ें जो इनके पास लाइफ है उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, ये होता है बायोलॉजी। और फिर बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। एनिमल स्टडी है ये, मतलब इस सब्जेक्ट में एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं। और दोनों चीज़ें क्या है, जीवित है इसीलिए। और फिजिकल साइंस में आती है मतलब फिजिकल वर्ल्ड, तो इसमें हमारा क्या आता है फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स अभी इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे कि हमारा मेन टॉपिक ही फिजिक्स है। हम तो फिजिक्स एक साइंस इस टॉपिक को लेकर चल रहे कि साइंस क्या होता है, आप थोड़ा जान लें साइंस क्या है, तो वही हम बताना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब ऐसे साइंस जो ह्यूमन और सोसाइटी को रिलेट करते हैं। देखो साइंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक अगर हम स्टडी करें, ऐसे नॉलेज को हम क्या बोलते हैं साइंस। तो सोशल साइंस क्या होते हैं, ये भी क्या एक नॉलेज है जो हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं आसपास होते हुए, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये सोशल साइंस है। ये सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मतलब ये क्या है ह्यूमन और सोसाइटी और नेचर के बीच में जो रिलेशन मतलब एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन एक्सप्लेन करता है क्या है, सोशल साइंस आता है। तो इसमें आता है क्या है, इसमें से आप सुने होंगे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री बोल सकते हैं आप। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके बाद जियोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, और सोशियोलॉजी, मतलब आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं सोशल साइंस में। तो बहुत लोगों को लगता था कि भाई आर्ट्स के सब्जेक्ट साइंस कहाँ करना है, लेकिन वो भी साइंस है, देख लीजिए, बट क्या सोशल साइंस है। और उसके बाद आते हैं अप्लाइड साइंस, जैसे हम लोग जो साइंस से नॉलेज गेन किए हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी नॉलेज हम लोग गेन किए हैं, अब उस गेन किए गए नॉलेज को हम जब अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, अप्लाइड साइंस बोलते हैं। तो इसमें जो चीज़ आती है, तो आप सुनेंगे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, तब इंजीनियरिंग जो है किस में आता है, अप्लाइड साइंस में। देखो हम जैसे फिजिक्स क्या है साइंस, और साइंस हम क्या करते हैं मतलब थ्योरी देते हैं, थ्योरी, लेकिन जो थ्योरी को यूज़ करके जो एप्लीकेशन करते हैं, जिससे हम टेक्नोलॉजी हमारी चीज़ आती है, जैसे थ्योरी साइंस तो पढ़ रहे हैं, और साइंस जो एप्लीकेशन करते हैं वही एप्लीकेशन ही हमारा टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी जो अप्लाई करता है वो इंजीनियरिंग में आता है। और हम जब बात करते हैं मेडिसिन की, तो जैसे आप देखेंगे बॉटनी और केमिस्ट्री बहुत रिलेट करता है। तो बॉटनी मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी क्या बताता है कि हमारे बॉडी में से कमी क्या है, किस चीज़ की कमी है, किस, और केमिस्ट्री बताता है हाँ भाई तुम्हारी चीज़ में ये कमी है, केमिस्ट्री का यूज़ करके हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो चीज़ होता है ये मेडिसिन आता है, इसमें मेडिसिन। तो जो मेडिसिन होते हैं क्या होते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करके, बायोलॉजी का यूज़ करके हम इसका अप्लाई करके हम मेडिसिन बनाते हैं नॉलेज का। अब इसके बाद आता है कंप्यूटेशनल साइंस।
कंप्यूटेशन मतलब कि ऐसा साइंस जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटेशन साइंस मतलब ऐसी चीज़ साइंस जो हम कंप्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे जानते हैं कि हम अगर एक ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि हाँ भाई कि एक लिमिट होता है कि इतना आप कर सकते हैं, इतना टाइम है, मतलब कोई भी सवाल को करने में कुछ टाइम जाएगा, इतना तो है नहीं कि हम बहुत तेज कोई भी बहुत बड़े चीज़ को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। बट जो हम कंप्यूटेशनल साइंस मतलब जो कंप्यूटर साइंस होता है, जैसे कंप्यूटर्स, ये सब क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर वही ह्यूमन बीइंग कोई करे तो टाइम जाएगा। तो ऐसे साइंस इसमें आते हैं कंप्यूटर साइंस में। और ऐसे सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आज के एडवांस सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एआई बोलते हैं, एआई। तो ये हो गया ब्रॉड डिवीजन ऑफ साइंस। आप सब देख रहे होंगे लगभग सब सब्जेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी और भी लैंग्वेजेस होते हैं सब गए किधर? और फिलोसफी भी तो भाई किधर है, कहाँ गए सब? तो भाई देखिए वो साइंस नहीं है। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन ने अपने ह्यूमन सोसाइटी से मतलब कम्युनिकेट करने के लिए बनाया है। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई भी नहीं कर सकते। देखो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, ये लिख देते हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज। देखो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों ह्यूमन के मतलब रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। बट जो सोशल साइंस है हमको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये सिस्टमैटिक चलता है। बट जो ह्यूमैनिटीज में ये भी क्या है, ह्यूमन के रिलेशन को बताता है। लेकिन ये कौन सा रिलेशन, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आते हैं जैसे बात करें कोई भी लैंग्वेज, और ह्यूमन की फिलॉसफी, मतलब फिलॉसफी इसको बोलते हैं। और इसमें से हम बात करते हैं फिलॉसफी, जैसे आर्ट बी वाला आर्ट नहीं, ये आर्ट मीन्स चित्रकला, जिस ये सब और कल्चर्स। अब देखिए लैंग्वेज, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर्स, ये ह्यूमन ने खुद के लिए बनाया है, ठीक है। और इसीलिए ह्यूमन इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। अब देखो लैंग्वेज, फिलॉसफी, आर्ट्स, कल्चर, ये चीज़ को हम सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी मीन्स किसको, इसको ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेशन, इसका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज, फिलॉसफी, आर्ट्स, ये सब क्या होते हैं, ये चीज़ होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, जैसे लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है कि हम भाई किसी से बात कर रहे हैं कि हाँ कैसे, तो ये क्या है, सब लैंग्वेज है। फिलॉसफी क्या, ह्यूमन ने क्या सोचा है, क्या उसके विचार हैं, वो सब फिलॉसफी में आते हैं। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स देखो लैंग्वेज है क्या, हम बोल के या लिख के हम बताते हैं कि भाई हमारा फीलिंग्स हम क्या शेयर करते हैं। आर्ट्स क्या होता है, हम अपने चित्रों के माध्यम से कि बताते हैं भाई हमारा मतलब सोच, फीलिंग क्या है, सब कुछ हम इसमें आर्ट्स में क्या करते हैं, अपने चित्रों से मतलब एक्सप्लेन करते हैं। और कल्चर्स आप जानते ही हैं, आपके कल्चर्स जो भी है, रिलीजन, ये सब कल्चर्स हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में थोड़ा सा ही फर्क है। ये साइंस सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं, इसका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते सब। और ये ह्यूमन बीइंग बना, इसमें भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी है, यही मेजर डिफरेंस है। और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो भी साइकोलॉजी भी सोशल साइंस में आता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और साइंस से आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे होंगे, साइंस के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे होंगे, तो देखते होंगे कि आपको उसके अंदर बहुत सारे लैटिन मतलब कोई भी चीज़ की जो अलग वर्ड दिखते होते हैं, हाँ भाई ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ऐसा क्यों है भाई? हमारे क्या मतलब इंडिया में ऐसा क्या था कि हमारे यहाँ मतलब कि साइंस के फील्ड में कमज़ोर थे उस टाइम? ऐसा कुछ नहीं था। आपको जैसे पता होगा कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मतलब 2500 BC पहले, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब इस टाइम देखा जाए तो 4500 इस मतलब साल पहले की बात है। उस टाइम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो इतनी एडवांस थी। उस टाइम भी चीज़ें एकदम एडवांस थी कि मतलब कि उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस थी।
बताइए, अगर जिसकी सभ्यता इतनी अच्छी पुरानी, इतनी एडवांस थी, क्या वो इतना पीछे हो सकता है? तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि क्या, कैसे, क्यों है। थोड़ा उसके पहले हम एक मैप देख लेते हैं अपना। तो ये थोड़ा मतलब लग रहा है कि वर्ल्ड का मैप है। हाँ, वर्ल्ड का मैप है। ये क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप का पार्ट, ये एशिया का पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिविलाइजेशन के बारे में, तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि कहीं आपको रहना है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से, खाना पीना एकदम अच्छा व्यवस्थित है, कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था है नहीं, जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है? मतलब देखिए, आपको सबसे सबसे ज़रूरत होता है पहले आपको पानी की। जहाँ पे पानी है वहाँ पे आप कृषि उसी करके आप खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो मतलब आपको अगर कहीं रहना है तो सबसे बेस्ट वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी खासी होनी चाहिए। तो हम जब देखते हैं सिविलाइजेशन कि हाँ भाई, सिविलाइजेशन जो बसे हैं, कहाँ बसे हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ बसे? थोड़ा हम देखते हैं उसको। तो देखो, कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ बसेगा? जहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी। और पानी की व्यवस्था कहाँ पे होगी? जो फ्रेश वाटर हो। और फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? जहाँ पे रिवर फ्लो करती है। क्या करती है? रिवर फ्लो। तो हम जब देखते हैं कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, थोड़ा बता देता सिविलाइजेशन। जो पहला सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशन की बात करेंगे हम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ये एक रिवर, 2 रिवर के बीच में बसा हुआ है, जो इराक में पाया जाता है। और इराक कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्या है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है? इसमें रिवर है हमारे, यहाँ पे रिवर है टाइग्रिस और यूफ्रेटस। सेकेंड है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो इस यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे एक नदी है, नाइल नदी, यहाँ पे है। ये सेकेंड हमारा सिविलाइजेशन, ये हमारा नाइल रिवर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे इंडस होता था सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो जहाँ थी पहले, यहाँ पे इस साइड बहती थी। और हमारे क्या है? थर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है? ये हो गया हमारा इजिप्ट, इराक में। ये कौन सा रिवर था पे? इंडस। ये इंडिया हमारा। और थर्ड क्या है? चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। और एक ये क्या है? चाइना का पार्ट है। और जिस रिवर की इधर था, ये था, ये येलो रिवर बोलते हैं चाइना में। तो 4 सिविलाइजेशन यहाँ आया बसी थी। ये जो सिविलाइजेशन थी, तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडिया में सिविलाइजेशन था, हम ये सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये लगभग 2500 BC, बिफोर क्रिश्चियन ईरा। मतलब अभी तो 2021, उसके पहले
2500 के पहले था। इतना पुराना सिविलाइजेशन था और इतना एडवांस वहाँ पे, मतलब सिस्टम में बहुत अच्छे थे, मतलब कि मतलब एक ऊंचा मकान, छोटा सिटाडेल, ऐसा ऐसा मकान थे कि उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नदी नालों की मतलब कैसे अरेंजमेंट किया जाए, बाथरूम की व्यवस्था बहुत, मतलब पहले इतना एडवांस था। सोचिए अगर हम पहले इतने एडवांस सिविलाइजेशन के रहने वाले हैं तो बाद में इतना पीछे कैसे हो गया है। इसका अभी मेन रीज़न हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कुछ समय बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ गए आप। आप जानते होंगे कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था इंडिया में। आपने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा। ये सब इतने महान महान विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे इंडिया में। अब ऐसा क्यों है कि हम साइंस के फील्ड में पीछे जा रहे हैं और देशों से पीछे थे, अभी धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है। आप सुने होंगे कि मतलब जब हम बात करते हैं इंडिया ने, मतलब इंडिया में बहुत लोगों मतलब राजाओं ने राज किया है, बहुत अरबी राजाओं ने। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अरब, सबसे पहले इंडिया पे आक्रमण बाहर देश का अरब का था, जो 1725 में हुआ था, सेंचुरी ईरा में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद 10th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मतलब बीच में नहीं हुआ। उसके बाद 10th से 18th सेंचुरी तक इन्हीं बाहर देशों का आक्रमण का राज था, देश के राजाओं का। तो पहला जो आक्रमण इसके बाद हुआ था वो था महमूद गजनी। उसके बाद मोहम्मद गौरी। उसके बाद सेल्यूडाइन डायनेस्टी, दास राज वंश बोलते थे, वो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद तुगलक वंश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। इब्राहिम लोदी। उसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल्स आए थे। और मुगल्स में कौन कौन? मुगल्स में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। टेंथ से 18th सेंचुरी तक इनका राज था। उसके बाद ब्रिटिशर्स का था। उसके बाद हमको 1947 में आज़ादी मिली। तो देखिए जब 10th से 18th सेंचुरी के बीच में इनका राज था, जब ये राजाओं जब आक्रमण करते थे हमारे देश पे, उसके बाद क्या करते थे कि देश के जो पुस्तकालय, संग्रहालय, तो मतलब विश्वविद्यालय है और मतलब मंदिर तो तोड़ते ही थे, ये सब क्या करते थे, उनको सब तोड़ के उस पर आग बना देते थे। अब देखिए जब किसी भी देश का जो भी तो शुरुआत वहाँ उस टाइम क्या था, उस टाइम कोई ऐसा वालुका सिस्टम था ही नहीं, वीडियो बना के अपलोड कर दो इंटरनेट में मिल जाएगा। पहले क्या था, कोई भी चीज़ अगर हम कुछ बनाए हैं, खोजे हैं या रिसर्च किए हैं तो उसको हम क्या करते थे, किसी बुक में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा लिख लेते थे, फिर उसको हम रख लेते थे किसी लाइब्रेरी में कि हाँ भाई हमारा नॉलेज धीरे आगे पहुँचे, आगे की जनरेशन हम उससे नॉलेज गेन करें और कुछ आगे डेवलप करें। तो क्या हुआ, जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारे लाइब्रेरी सबको जला देते थे और हम जो डॉक्यूमेंटेशन बना के रखे हैं लाइब्रेरी में वो सब जल के खाक हो गए। तो जब इसे जल के खाक हो जाएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस इसलिए मतलब पीछे हो गई थी। इसके बाद आप समझ गए कि मतलब पीछे होने का रीज़न क्या था। अब थोड़ा आगे चलते हैं फिजिक्स की ओर। हमारा जो मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसके लिए हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, तो अब चलते फिजिक्स की ओर।
फिजिक्स। तो फिजिक्स, जो फिजिक्स है एक साइंस का डिसिप्लिन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, ये फिजिक्स जो है हमारा स्टडी करता है किसको, स्पेशली नेचर को स्टडी करता है। स्टडी ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर है उसमें जो फिनोमिना घटित हो रही हैं उनके बारे में जो स्टडी है वो फिजिक्स करता है। जो फिजिक्स है ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिसिस। इसका मतलब होता है क्या, नेचर। और इसका हिंदी में संस्कृत बोलने, इसका है क्या नाम, भौतिकी, और थोड़ा हिंदी भी लिखा जाए, और भौतिक विज्ञान जिसे कहा जाता है, फिजिक्स, स्टडी ऑफ द नेचर है। तो हमारा फिजिक्स जो है ये क्या करता है, स्टडी ऑफ नेचर करता है कि आसपास की चीज़ें, जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनका एक पीछे क्या एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना ही क्या हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रिचर्ड फेमन ने अपने अच्छे बुक में लिखा है, फेमन की लेक्चर ऑफ फिजिक्स बाय फेमन। तो हम थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे आपने चेस गेम का नाम सुना ही होगा। चेस शतरंज, जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, 16 उधर 16 इधर प्लेयर्स होते हैं मतलब। तो चेस के जो गेम होते हैं इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, और ये क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर्स होते हैं, मतलब जिसे हम मान लेते हैं ब्लैक है, तो उसके पास जो आसपास रहेंगे सब वाइट रहेंगे, फिर ब्लैक, फिर वाइट, ब्लैक। तो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हुए बताया थे उन्होंने कि जो मान लेते चेस क्या है, हमारा एक, हमारा जो ये वर्ल्ड है वो हमारा एक चेस का गेम है, और उसमें बहुत सारी जो मतलब प्लेयर्स होते हैं, जिससे आपने सुना होगा प्लेयर्स में मतलब कुछ सिपाही होते हैं, 8 सिपाही दोनों साइड्स वाइट एंड ब्लैक में, और ऊँट, हाथी, घोड़ा, राजा और रानी, रानी या वजीर बोलते हैं हम, तो होते हैं। ये सब क्या है, हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं, मतलब प्रकृति में जो चीज़ पाई जाती है वो चीज़ है। और ये सब को जो खेल रहे हैं वो गॉड, मतलब इन चीज़ गेम को खेल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम खड़े होकर मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको अभी शुरुआत स्टेज में नहीं मालूम भाई कि इस चीज़ का गेम का रूल क्या है। तो अगर हम इस चेस के गेम को देखें, मतलब गॉड्स खेल रहे हैं, अगर गॉड खेल रहे हैं, हम उनको देखते हैं कि भाई यार चेस का गेम चल कैसे रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद, मतलब आपने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिया, तो कुछ टाइम आप देखेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे चल रही है, ये चीज़ ऐसे चल रही है। आप अपने लॉजिक के माध्यम से बता देंगे हाँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे चलेगी। आपने कुछ रूल अपने आप से फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे चलेगी, आपने इसको देख के। हाँ, तो यही जो फिजिक्सिस्ट, मतलब जो भी रिसर्चर होते क्या करते हैं, वो नेचर को स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि भाई ये लॉजिक कौन से लॉजिक पर काम कर रहा है। तो ये लॉजिक के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना थ्योरी देते हैं, और थ्योरी ये लॉ बनता है, थ्योरी में लॉस होते हैं।
अब देखिए जो थ्योरी दिया जाता है, आप देखोगे जो थ्योरी दिया जाता है क्या होता है, रिप्लेस होता है, मतलब कि और अच्छी थ्योरी से रिप्लेस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए आप जब मान लीजिए जब आप चेस के गेम को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मान लीजिए जो ऊँट की बात करते हैं, ऊँट मान लीजिए ब्लैक में क्या है, हमारा ऊँट है। हाँ, आपको पता है कि ये ऊँट है, अगर ब्लैक है तो हमेशा क्या होगा, ये ब्लैक स्क्वायर्स के अंदर ही पाया जाएगा, क्योंकि ये चलता कैसा है, टेढ़ा चलता है, ऐसा चलता है, ट्राइंगल्स। हाँ, तो आप सोचें बोलेंगे हाँ ये तो ऊँट है, इसका तो चलना ही है, क्यों आपने जो करके देखा कि ये ट्राइंगल्स हमेशा ब्लैक पे ही रहेगा, आप इसको बोलेंगे हाँ ये है। आप मतलब ये गेम चलता गया, गेम चलता गया, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अचानक में एक ऐसा ऊँट आ गया जो इसी ब्लैक का ही ऊँट, अब वो क्या गया, रेड पे आ गया। ये कैसे हो गया? आपने तो देखा था, ऐसा कुछ था नहीं जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या पता आपने जब ऑब्जर्व किया ऐसा कुछ हुआ ना हो। देखो ये क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या प्लेयर्स है, मतलब एक सिपाही है, जब सिपाही पूरा पार हो जाता है तो आपके पास चॉइस होती है कोई एक चीज़ चुन सके। तो क्या हुआ, सिपाही पार हो गया तो मान लीजिए जो गॉड गेम खेल रहे थे उन्होंने क्या किया, दूसरा चुन लिया जो कहाँ पाया जाता है, वाइट पे, तो अब वो वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आपको लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा हो कुछ और हो रहा है कि हाँ भाई ये ऊँट जो है बस ब्लैक की जगह नहीं, ऊँट वाइट पे कैसे चले लगा। तो जो आपने स्टडी किया, जो ऑब्जर्वेशन लिया आपने, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन लिया, ज़्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं लिया। तो आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन लेंगे, अगर आपने रुके होते कुछ और देखे होते और भी मतलब ऑब्जर्व किए होते, आप देखे होते ऐसा हो सकता है। और समझते हैं, जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं चेस की गेम में, तो राजा जो है हमारे बहुत कम मूव करते हैं, मतलब हम राजा को मेन तो हम राजा को प्रोटेक्शन देते हैं। चलो मान लो जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो क्या हुआ कि आपने जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि सब प्लेयर्स मूव किए लेकिन हमारे राजा मूव नहीं किए, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी मूव करने की। तो इसलिए मतलब गॉड जो भी गेम खेल रहा है उसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मूव नहीं किया। तो आपको क्या लगा कि ये जो चीज़ है जो भी राजा बोलते हैं कभी मूव भी नहीं करता है, बट ऐसा है नहीं, वो मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा नहीं कभी मूव करते हुए, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन पूरा लिया नहीं है। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा, अगर और आप रूम लिया तो देखते कि हाँ भाई ये भी मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, तो आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही अच्छा आपकी थ्योरी आएगी, तो उतनी अच्छी थ्योरी आती है। अब इसलिए थ्योरी क्या होती है, कुछ थ्योरियाँ फेल होती है, उसको रिप्लेस कर दूसरा थ्योरी आता है। क्यों? हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। आपको इससे पता है नेचर बहुत ब्रॉड है। आप अभी तक हम साइंस के मतलब 0.0001% अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं। नेचर इतना ब्रॉड है कि अगर आप सोचें कि आप एक जस्ट ऑफ पार्टिकल को भी एक्सप्लेन करना चाहे, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर बोल रहे हैं आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो पूरी फिजिक्स लग जाएगी, फिर भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना मतलब ब्रॉड नेचर है, आप जो समझ ही नहीं मतलब समझ नहीं सकते, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं बस। तो मतलब जो हमारा नेचर है, अगर आप छोटे में जा रहे हैं तभी भी वो इन्फिनिटी है, प्लस में जा रहे हैं फिर भी वो इन्फिनिटी है, मतलब ख़त्म ना होने वाला चीज़ है। तो नेचर से सबसे बड़ा नेचर होता है, उसी के नाम से लिया गया हमारे फिजिक्स, मतलब सब चैनल का नाम नेचर्स फिजिक्स। तो इसे एक बात हुई थी आइंस्टाइन बोलते हैं कि जो मैंने लाइट को समझने के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, 50 साल दे दिया, फिर भी मैं आज समझ नहीं पाया कि लाइट है क्या। क्यों? जितना वो समझते थे उतना कुछ और एक्स्ट्रा निकलते जाता था, क्योंकि नेचर एक ऐसा है कि हम उसको जितना समझेंगे वो उतना ही ब्रॉड होते जा रहा है, ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि आपकी उतनी लिमिट नहीं है। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं बस समझने की। एक और अच्छा आपको मतलब थोड़ा फैक्ट बताता हूँ, जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास साइंस का 100% नॉलेज हो चुका है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकेंगे, क्या सोच सकते हैं? दुनिया का एक भी चीज़ जो पत्थर उत्थर सब मतलब क्या चीज़ क्या कर सकती है, कब क्या होगा, आप बैठे बैठे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास 100% ऑफ साइंस का नॉलेज है, उसके पास 100% ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास एडवांस उपलब्ध होता हो, तो हम साइंस का नॉलेज जब धीरे धीरे गेन करते हैं, उसी का हम अप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं, तब वो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारत देश का जो साइंस था, मतलब इससे पीछे हो जाने का रीज़न क्या था कि जो बीच में आक्रमण हुए थे, क्या पता उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट खोजे गए थे कि जो बहुत एडवांस थे, फिर भी हम आज नहीं पढ़ पाए। क्यों? जला दिए गए, तो कैसे मालूम पड़ेगा।
आप जानते हैं जैसे हमारे वेद इतने अच्छे लिखे हैं कि आज भी उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल, समझना इतना मुश्किल है। सोचो उस टाइम इतना पुराना वेद आज भी इतना एडवांस चीज़ को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है, तो उसके बाद जब चीज़ें खोजी गई तो और कितनी एडवांस हो सकती है, बट है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए हमारा साइंस क्या होता पीछे हो गया था। अगर साइंस ही पीछे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं तो टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है। अब क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट जैसे अभी आ रहे हैं धीरे धीरे और आ चुके हैं, जैसे डॉक्टर सीवी रमन, होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा जी, विक्रम साराभाई, ये सब फिजिसिस्ट है। जेसी बोस, जगजीत चंद्र बोस और सब APJ अब्दुल कलाम जी, MN साहा, MN साहा जो है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के संस्थापक यही है। तो आज का वीडियो बहुत हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, शुक्रिया।